हेलो दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली सल्तनत की वीडियो नहीं आई थी। लास्ट हमने जो है यहाँ पे सैयद वंश को देखा था, जिसमें कि सैयद वंश के जो भी राजा थे सारे के सारे हमने उनको कंप्लीट कर लेते इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मेन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके। और अब हम दिल्ली सल्तनत की जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, सैन्य व्यवस्थाएं क्या थी, क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इस्तेमाल होती थी उसको देखेंगे। लेकिन इसके भी मैं दो पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि आप लोग शायद इस वीडियो को देख पाएंगे। और पता नहीं आपको नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं इस पे काम आज कर रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी हम कंटिन्यू चलेंगे। दोबारा हमारा टारगेट जो है 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सल्तनत कालीन प्रशासन, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी इस समय में जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, इनका रूल्स एंड रेगुलेशन था, वो कैसा होता था, इसको अंडरस्टैंड करना है। फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी यहाँ पे, केंद्रीय प्रशासन जिसको बोलते हैं। और इसका जो मेन सेंटर होता था वो राजधानी ही होती थी। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय प्रशासन राजधानी से ही मतलब सब जगह जो है नियंत्रण किया जाता था। अब देखो आगे क्या है। ऐबक के समय में लाहौर, इल्तुतमिश से लेकर बहलोल लोदी के समय तक दिल्ली, और सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी के समय में राजधानी आगरा थी। इस चीज को याद रखिएगा। ऐबक ने जो है लाहौर से शासन किया था, इल्तुतमिश और बहलोल लोदी ने दिल्ली से, और सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी ने राजधानी आगरा की। तो आगरा से इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत को संभाला था। ठीक है, अब बात करें सुल्तान की, तो केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु सुल्तान ही होता था। सभी शक्तियों का स्रोत यही था, और इससे पद को दैवी प्रकृति का घोषित किया गया था। इससे बड़ा मतलब किसी को माना ही नहीं जाता था, ये सबका भगवान भी होता था काइंड ऑफ। ठीक है, सुल्तान किसी भी व्यक्ति को अमीर नियुक्त कर सकता था और उसके व्यापक अधिकार दे सकता था। ठीक है, और सुल्तान के जो पदाधिकारी होते थे वो क्या क्या होते थे जरा उनको भी देख लीजिए। देखो, जो पदाधिकारी थे ना वो शासन कार्य में सहायता के लिए अनेक मंत्री और अधिकारी होते थे। और इस समय मंत्रिपरिषद जैसे कोई संस्था नहीं थी, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई संकल्पना थी नहीं। ठीक है, अब देखो क्या क्या थे वो पदाधिकारी, जरा उनको देख। एक नायब मुमालिकात, ठीक है, सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था, और इस पद का सृजन बहरम शाह के शासनकाल में होता, जब उसने एतकीन को नियुक्त किया था। ठीक है, इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था, और इस पद का महत्व सुल्तान विशेष की स्थिति पर निर्भर करता था। अब जो वजीर है, देखो इसके कार्यालय को दीवान विजारत के नाम से भी जाना जाता था, और इसका मुख्य कार्य राजकीय आय व्यय की व्यवस्था करना था। ठीक है, तुगलक काल में विजारत की संस्था का चरमोत्कर्ष काल था। इस काल में वजीरों को न केवल अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली बल्कि अत्यधिक वेतन भी दिया जाता था। कार्यालय में 2 वरिष्ठ अधिकारी होते थे। ठीक है, अब वो जैसे कि कौन कौन थे, एक था मुशर्रिफ जिसे महालेखाकार बोला गया, और एक है मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। ठीक है, दीवान आरिज, ठीक है, अब ये सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज मुमालिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, और इसका मुख्य कार्य सेना की भर्ती कराना था। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसे सुसज्जित करना भी इसका कार्य था। ठीक है, यह सेना का सेनापति नहीं होता था। ठीक है, फिर आता था दीवान इंशा, इसे आलिक विभाग बोला जाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दाबीर खास या अमीर मुंशी होता था। इसका मुख्य कार्य शाही फरमानों को लिपिबद्ध करना और उन्हें उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाना होता था, संबंधित विभागों तक। ठीक है, फिर आता दीवान रसालत। इसका प्रमुख अधिकारी रसालत मुमालिक होता था, जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। फिर आता है सद्र उर्स सुदूर, या धार्मिक मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। यह सुल्तान की तरफ से धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान देता था। ठीक है, काजी उल कुजात, जो सुल्तान के बाद ये सुल्तान का सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है ना, इस्लामी कानून के अधीन यह सभी प्रकार के विवादों का निर्णय करता था। फिर आता है एक वकील ए दर, यह शाही परिवार की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक, फिर आता है अमीर ए हाजिब, इसे अमीर बारवक भी कहा जाता था। यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। अमीर ए आखुर, यह राजकीय अश्वशाला का प्रधान अधिकारी था। ठीक है, शहना ए पील, राजकीय हस्तशाला का प्रधान अधिकारी था। ठीक है, हस्तशाला। मीर ए बहर, राजकीय जल बेड़े का प्रमुख अधिकारी। बारिद ए मुमालिक, डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, फिर आता है लास्ट तुम्हारा दीवान ए वकफ। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इस दीवान की स्थापना की थी, यानी कि दीवान वकूफ की स्थापना की थी। ठीक है,
तो अभी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इनकी सैन्य व्यवस्था को हम और डिटेल में देखेंगे, न्याय व्यवस्था को देखेंगे, अन्य प्रशासनिक इकाई है उसको भी समझेंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो आप कमेंट जरूर कर देना अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो और डिटेल में, क्योंकि आपने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा और न जाने कहाँ कहाँ से पढ़ा होगा, लेकिन इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो मैं करूंगा सब कुछ ही कवर, लेकिन आप कमेंट जरूर करना कि आप देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मतलब बस ये कर देना कि यस देख रहे हैं या वी आर इंटरेस्टेड ऑन इट। सो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ओके, सो हिट द सब्सक्राइब बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द channel. Okay, let see you next time. Thank you all.